हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12 फिजिक्स का, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल और कुछ न्यूमेरिकल कर चुके हैं, मतलब कुछ हम एनसीईआरटी के एग्जांपल भी कर चुके हैं और कुछ हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज देख लेते हैं क्या है ये, या फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो एनसीईआरटी जो हमारे पास बुक है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है पहले पढ़ते हैं। A 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis। देखो सीधी सी जो बातें दे रखी है वो लिख देना है। 3 सेंटीमीटर की लेंथ दे दी भाई, हमारे पास करंट कैरिंग जो वायर है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और उसमें जो करंट बह रहा है आई इक्वल टू वो बह रहा है 10 एम्पियर का। बोला 10 एम्पियर की करंट उसमें फ्लो हो रही है। इस प्लेस इनसाइड अ सोलनॉइड, और जो ये वायर है ये सोलनॉइड के अंदर रखी हुई है। मतलब देखो एक थोड़ा सा फिगर भी बना लेते हैं जो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये हमने बनाया एक सोलनॉइड इस तरीके से, ठीक है। एक सिंपल बना रहा हूँ ना मैं, तो ज़्यादा यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मैंने चित्र बना दिया। तो बोला जो हम एक वायर है हमारे पास जो जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर की है, उसमें करंट बह रही है 10 एम्पियर की। इस प्लेस इनसाइड अ सनलाइट परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। मतलब देखो अब देखो सनलाइट की एक्सिस क्या होगी, दिस इज द एक्सिस ऑफ सनलाइट, और इसके अंदर क्या रखी है, एक वायर रखी है, वो भी इसके परपेंडिकुलर लिखा है उसने, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, और 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और इसमें आई एम्पियर की करंट यानी कि 10 एम्पियर की करंट बह रही है। ये है तुम्हारे पास वायर। इस वायर को कुछ भी नाम दे दो, ए बी नाम दे दो, ठीक होगी। तो ये वायर जो है तुम्हारे पास इसकी 3 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसमें 10 एम्पियर की करंट बह रही है, और एक सोलनॉइड के अंदर रखी है परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना दी है, मतलब फिगर में। अब क्या करना है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलनॉइड के अंदर वो 0.27 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड पहले से वहाँ पे जनरेट है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इस वायर पे। तो सीधी सी बात है, जब भी एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दें, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है, उसकी लेंथ एल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस वायर पे, उस कंडक्टर पे आई एल बी साइन थीटा के बराबर क्या लगता है, फोर्स लग जाता है, मैग्नेटिक फोर्स जिसे हम कहेंगे। अब यहाँ पे थीटा तो 90 है, क्योंकि देखो ये एक्सिस ऑफ जो हमारे पास ये एक्सिस है किसकी, सोलनॉइड की एक्सिस है, और जो ये हमारे पास वायर है इसके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, तो ये साइन 90 हो जाएगा, थीटा की जगह 90 हो गया, तो ये तो हो गया तुम्हारा साइन 91 हो जाएगा, साइन 90 की जगह 1 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आई एल बी के बराबर। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आई की जगह 10 एम्पियर, एल की जगह 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बी, बी की जगह 0.27 टेस्ला रख देंगे। अब इस सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपल से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 8.1 इंटू 10 टू दी पावर। देखो तो बहुत आसान आंसर है, 10 टू दी पावर -2 न्यूटन। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू 8.1 10 टू दी पावर -2 न्यूटन। बहुत आसान है। क्या करा, देखो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा पहले, तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0.27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.81 आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम 3 को इस 0.27 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.81 आएगा, और ये 10 है और ये 10 की पावर -2 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 10 की पावर 1 है, तो ये जो 10 की पावर 1 है इससे -2 करना है, ये बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी, तो ये हो जाएगा 0.81 इंटू 10 टू दी पावर -1 हो जाएगा एक्चुअली में। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट को राइट साइड जैसे हम ले जाते हैं, जैसे हम पॉइंट को राइट साइड की तरफ ले जाते हैं तो पावर एक और कम हो जाती है, तो पावर जो है उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। फोर्स है तो न्यूटन, हम इसकी क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। देखो बहुत आसान सवाल था, इजीली ये सॉल्व हो गया। अब हमारा हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब हमारे पास दो वायर हैं ए और बी, इस तरीके से कोई भी ले लो, ए और बी दो वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, एक में फ्लो हो रही है 8 एम्पियर की, एक में हो रही है 5 एम्पियर की, दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रही है करंट, वही पैरेलल स्ट्रेट वायर बोला है, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक हो गई बात। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस हो कितनी देर की, 4 सेंटीमीटर देर की है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर। तो हमें क्या करना है, इस वायर ए के इसको वायर ए कंसिडर कर लो, इसको बी कंसिडर कर लो, है ना। तो उसने क्या बोला, वायर ए के 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा। तो ये तो बहुत आसान सी बात है। पहले देखो कुछ चीजें हमें वो करनी पड़ेगी, रिमेंबर करनी पड़ेगी। जब दो पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन में करंट बहता है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। I1 बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो 8 एम्पियर है, I2 बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे 5 एम्पियर है, और क्या दे रखा है यहाँ पे R, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है 4 सेंटीमीटर की दे रखी है। इस कंडीशन में अगर हम ए वायर पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे ड्यू टू बी, तो वो फोर्स जो निकल के आता है वो निकल के कितना आता है, μ0/4 2 I1 I2 अपॉन R, और जितनी लेंथ होगी, जितनी लेंथ पे लगने वाला फोर्स निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो ये L यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और सीधे से आंसर निकल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जब भी दो पैरेलल हमारे पास वायर हैं, उनमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो, तो
तो उन दोनों वायर में से किसी एक वायर पे लगने वाला अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर I1 एंड I2 आर द करंट इन वायर फर्स्ट एंड वायर सेकंड, R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स एंड L इज द लेंथ ऑफ द वायर। जो हमारे पास लेंथ है वायर की, मतलब जितनी जितनी लेंथ पे हमें फोर्स निकालना है, यहाँ पे कितने पे निकालना है हमें, 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे फोर्स निकालना है। तो जितने सेक्शन पे हमें फोर्स निकालना है वो यहाँ पे इस तरीके से एल को हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास फोर्स ऑन वायर निकल जाएगा, वायर एक इस तरीके से, या फिर इसे एफ ए लिख दो, यहाँ पे इसको एफ रहने दो, इसको लिख दो एफ ए लिख दो। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 10⁻⁷ 2 इंटू I1 8 एम्पियर है, I2 5 एम्पियर है, अपॉन आर जो है 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाइड 10 सेंटीमीटर है, इस एल की जगह 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर देंगे इस तरीके से। तो देखो ये 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कट जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बचेगा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 हो जाएगा। 20 इंटू ये क्या है देखो 10 और इंटू ये क्या है 10⁻⁷। अब इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा 2 इंटू 10⁻, मतलब 2 इंटू 100, देखो ये 200 हो गया, या फिर इसको 2 इंटू 100 लिख दो, या फिर इसको ऐसा कर दो, देखो या फिर इसको ऐसा कर दो 2 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, और 10⁻⁷ हो जाएगा। अब ये जो पावर जो सेम है इनको आपस में ऐड कर देंगे तो 2 - 7 हो जाएगा। तो आंसर जो है फोर्स ऑन वायर ए, और हमें क्या करना है, फोर्स ऑन वायर ए निकालना था, वो हमने निकाल दिया, वो भी 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे। तो हमने एल की जगह 10 सेंटीमीटर रख के वो भी कैलकुलेट कर दिया, 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। यानी कि कहने का मतलब क्या, जो हमारे पास वायर ए है उसके 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखो बहुत आसान सा सवाल था। जब भी दो वायर है, पैरेलल वायर है, दोनों वायर क्या है पैरेलल रखी हुई है, चाहे उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, उन दोनों वायर में से किसी एक वायर पे लगने वाला जो फोर्स है वो इस फॉर्मूले से निकल जाता है। अब बात यह है कि चाहे इस वायर पे फोर्स निकाले हम, चाहे इस वायर पे फोर्स निकाले, तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन हमें कुछ चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर दोनों वायर में पैरेलल वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। मतलब ए वाले पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा इस तरीके से, और बी वाले पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लग जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। अगर क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही, कंसिडर मान लो क्या कहते हैं एक करंट इस तरफ जा रही है, एक करंट इस तरफ जा रही, तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे बाहर की तरफ को, और इस पे जो फोर्स लगेगा इस पे बाहर की तरफ को लग जाएगा। और तो इस तरीके से दोनों वायर क्या करेंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, जब दो पैरेलल वायर उनमें करंट फ्लो हो रही हो तो उनमें से किसी एक वायर पे लगने वाला फोर्स, हमें जितनी लेंथ पे लगने वाला फोर्स निकालना है उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमारे पास पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स निकालेगा तो हम लेंथ से ही उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स भी निकल के आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, A closely wound solenoid 80 cm long has a 5 layers of winding of 400 tons each। उसने क्या बोला, हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर की। तो 80 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम क्या करो, या तो इसको मीटर में चेंज कर दो, इस तरीके से लिख दो, सिंपल सी बात है 80 इंटू 10⁻⁻², या फिर इसको इस तरीके से लिख दो, देखो 8 इंटू 10 इसको लिख दो, 10 मतलब 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो, 8 इंटू यहाँ पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बेस से हमें, तो 8 इंटू 10⁻⁻1 मीटर निकल के आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो लेंथ है वो 8 इंटू 10⁻⁻1 मीटर होगी। अब उसने क्या बोला, क्या कहते हैं 5 लेयर है और ईच लेयर में 400 टन है। तो क्या लिखेंगे, टोटल टन्स ऑफ वायर। हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे टोटल टन्स ऑफ वायर निकालेंगे। तो टोटल टन्स ऑफ वायर कैसे निकल के आ जाएगी भाई, 400 और 5 लेयर है, 5 लेयर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल टन्स ऑफ वायर निकल के आ गई 2000। द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। डायमीटर देखो सोलेनॉइड का देखा 1.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम रेडियस निकाल देंगे सोलेनॉइड की, 1.8/2, या फिर इसको लिख देंगे 0.9 सेंटीमीटर, या फिर इसको ऐसे लिख दो 0.9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। या फिर जैसे हम इस पॉइंट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पावर एक और कम हो जाएगी, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 मीटर। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास रेडियस है वो 9 इंटू 10⁻3 मीटर, या फिर 9 मिलीमीटर भी आप रेडियस कह सकते हैं। और जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस सोलेनॉइड में। एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर। उसने क्या बोला, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला था जिसको हमने एम्पियर के सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ा था। तो हमारे पास क्या है, देखो सिलेबस में एम्पियर का सर्किटल लॉ है, और एम्पियर के सर्किटल लॉ से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है जिसको हम सोलेनॉइड का एप्लीकेशन कहते हैं। और सोलेनॉइड के कारण सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट NI वाले फॉर्मूले से निकल के आता है। यहाँ पे लिख दोगे द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो निकल के आता है B = म्यू नॉट NI से। और जो स्मॉल n जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, ये स्मॉल n है नंबर ऑफ टन्स ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। भाई इतना ध्यान रखना है, पर यूनिट लेंथ। तो ये जो n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, पहले अब यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
ये तो क्या निकाला, हमारा टोटल नंबर्स ऑफ वायर निकाल दी। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है स्मॉल एल। स्मॉल एन का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न तो 2000 पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, इसको लेंथ से डिवाइड कर दो, वायर की जो लेंथ है उससे डिवाइड कर दो। तो एन इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻3, और ये 10⁻⁻1 ऊपर आएगा, वो प्लस का 1 हो जाएगा इस तरीके से, और अपॉन में 8 बच जाएगा। तो एक्चुअली में जो बचेगा वो बचेगा 1/4 इंटू 10⁻4 बच जाएगा। 1/4 इंटू 10⁻4 देखो इस तरीके से। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने बोला एन कैसे निकालना है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 2000 है, और टोटल लेंथ से उसकी क्या कर देंगे हम, इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻3 मैंने बोला, और ये अपॉन में क्या है 8 इंटू 10⁻1। अभी जो 10⁻1 यहाँ पे है ये ऊपर जाकर प्लस होगा, तो ये तो 2 से 8 भी कट जाएगा 4 टाइम्स, तो बच जाएगा 1/4 इंटू 10⁻4 जैसे यहाँ पे आया। अब देखो 10⁻4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, 1 के पीछे क्या लगाना है 4 0 लगा देने। तो 10⁻4 का यही मीनिंग है। इसको डिवाइड कर दो 4 2 जा 8, 2 0 4 5 इस तरीके से क्या होगा, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम निकाल चुके हैं, बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया उसको क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे सीधा सीधा। कहाँ पुट करना है, हमें इसे पुट करना है सीधा सीधा इस फॉर्मूले में। तो म्यू नॉट की जगह हम पहले वैल्यू रखेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन की जगह हमारा निकल गया 2500 इंटू आई करंट बह रही है उसमें 8 एम्पियर की। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। तो देखो हमने इसको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने में क्या हो गया 4। अब मैंने क्या करना है, पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू 10⁻⁻7 है ही, और इस तरीके से ये 2500 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20000 इस तरीके से आएगा। अब क्या होगा, देखो हमें क्या करना है, इसको हम क्या लिख देंगे 4 इंटू 3.14, और मल्टीप्लाई यहाँ का 2 लिख दिया मैंने, और इंटू 10⁻⁷ ये था, और यहाँ पे 4 जीरो है तो 10⁻4 जो है इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास 20,000 था इससे हमने 2 ले लिया, और ये 4 जीरो है तो 10⁻4 आ जाएगा। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 25.61 इस तरीके से कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। 25.61 जो भी वैल्यू आएगी क्या है, कुछ इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएगी 25.61 इंटू 10⁻जो हो जाएगा ये -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है ये ऐड हो जाएंगी दोनों की दोनों, क्योंकि बेस सेम है। तो हमारे पास अब हम जैसे क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम आगे की तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो 2.5 पावर क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी यानी कि -2 हो जाएगी। तो -3 में +1 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻²। और क्या यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान है। तो इसको समझना है कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है। जो भी हमारे पास ये सोलेनॉइड वाला न्यूमेरिकल आता है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो स्मॉल एन होता है, ये स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा था, हमारे पास 5 लेयर दे रखी हैं, और ईच लेयर में 410 टर्न्स थे नंबर ऑफ वायर के। तो हमने क्या करा, हमने पहले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाल दिया वायर के, उसके बाद हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाले इस तरीके से। या देखो ये तो यहाँ पे देखो इस तरीके से किया हुआ है, या फिर यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ, निकाल दिया हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फिर हमने वो सारी वैल्यू कहाँ पे रखी, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड वाले फॉर्मूले में, जो हमने एम्पियर के सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन से निकाला था। तो वहाँ वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर बी निकल के आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। अ स्क्वायर कॉयल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास देखो पहले तो साइड दे रखी है स्क्वायर कॉयल की, उसको 10 सेंटीमीटर कंसिडर कर लो, ठीक है। दे रखी है, कंसिडर क्या करना था, या फिर इसको इस तरीके से लिख दो, देखो 10 इंटू 10⁻², या फिर लिख दो 10⁻⁻1 मीटर। ये निकल गई स्क्वायर, जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी साइड निकल गई। 20 टन्स कंसिस्ट ऑफ 20 टन्स। नंबर ऑफ टन्स जो है कैपिटल एन जो है हमारे पास 20 टन, चाहे कैपिटल एन बोलो स्मॉल एन बोलो, आपकी इच्छा है। एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। और जो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 12 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। द कॉयल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल मेक्स 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। देखो सीधी सी बात है, थीटा ज्यादा नहीं सोचने का, देर का 30 डिग्री देर का। द कॉयल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब जो हमारे पास कॉयल है उस पर अगर हम नॉर्मल डालें, वो क्या कर रहा है, मेक्स 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या, मान लो हमारे पास ये स्क्वायर है इस तरीके का ना, इस तरीके का हमारे पास स्क्वायर है, और इस स्क्वायर पे ये परपेंडिकुलर है, इस स्क्वायर पे क्या है, ये परपेंडिकुलर मान लिया मैंने, क्या बोला, ये नॉर्मल हो गया। स्क्वायर पे क्या है, स्क्वायर के प्लेन पे नॉर्मल है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है, वो कितना एंगल बना रहा है भाई, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, द कॉयल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल, मतलब ये देखो ये नॉर्मल कर दिया हमने प्लेन ऑफ द कॉयल के, मेक्स 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, B = 0.80 टेस्ला। ये देखो T लिखा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉयल। तो सीधी सी बात है, अब हमें क्या करना है भाई, मैग्नीट्यूड निकालना है टॉर्क का।
तो देखो टॉर्क का मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकलेगा, इसका फॉर्मूला आप याद कर लो। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा था, एक डेरिवेशन आता है यहाँ पे NIAB sin थीटा। अब एन भी हमारे पास है, आई भी हमारे पास है, एरिया नहीं है बस। तो एरिया को देखो, एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया बराबर क्या होगा, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर, है ना। एरिया का अगर हम क्या निकाले, मैंने बोला अगर हम स्क्वायर का एरिया निकाले, हमारे पास स्क्वायर है, 2D ज्योमेट्री स्क्वायर है, उसका अगर हम एरिया निकालोगे तो कैसे निकलेगा, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर मतलब एल की वैल्यू देखिए 10⁻⁻1 मीटर, उसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, मीटर स्क्वायर इसका यूनिट। तो ए की जगह भी निकल गई, ए की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें टॉर्क निकालना है सिंपल, तो एन की वैल्यू रख दो 20 टन इंटू आई रख दो, करंट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 12 एम्पियर, इंटू इस तरीके से एरिया निकल गया 10⁻⁻2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड निकल गया 0.80 या 0.8 लिख दो, और साइन 30 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, साइन 30। इस तरीके से सारी वैल्यू रखनी है। 2 देखो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसा 2 लिख दूंगा इंटू 10⁻1 लिख दूंगा, क्योंकि 2 इंटू 10 है, इंटू 12 को ऐसे लिख दिया मैंने, ये 10⁻⁻2 हो गया। ये 0.8 को भी मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो लिख दूंगा मैं, देखो इस पॉइंट को मैं ले जा रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जैसे पॉइंट को ले जाते हैं तो पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, यानी कि ये 0.8 की जगह में लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻1, और साइन 30 की वैल्यू इस तरीके से रख देंगे 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, देखो 12 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, और सारी पावर ऐड कर देंगे 1 और ये -2 और ये -1, सारी पावर ऐड कर दी तो हमारे पास आ गया 96 इंटू 10 की पावर क्या हो गया वो, ये देखो 1 -3 यानी कि -2, यानी कि टॉर्क निकल के आ गया 96 इंटू 10 की पावर -2, और न्यूटन मीटर। टॉर्क का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, न्यूटन मीटर होता है। देखो देखो बहुत आसान सवाल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 96 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। ये भी टॉर्क को आप सीधा से लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख दो 0.96 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क ऑन द कॉइल इस तरीके से निकल के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन भी क्या था, आसान था। तो देखना है क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, कैसे न्यूमेरिकल हो रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट। देखो अगर आप क्या करेंगे, जो थ्योरी वाला पार्ट है यानी कि डेरिवेशन वाला पार्ट है, उसको करते रहोगे, बार बार उसका रिवीजन करते रहोगे, बार बार उसको लिखते रहोगे, तो क्या होगा, तुम्हारा जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा। क्योंकि तुम्हें डेरिवेशन सबसे पहले तो न्यूमेरिकल करने के लिए पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, और फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा तब पता चलेगा जब आप किसी डेरिवेशन को बार बार लिखेंगे, समझेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस। देखो हमारे पास दे रखा है उसने कि चैम्बर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 6.5 गॉस का एस्टैब्लिश है पहले से, या फिर इसको इस तरीके से लिख दो, 6.5 को कर दो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 गॉस इक्वल टू 10⁻�4 टेस्ला इज मेंटेन। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड, और इलेक्ट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या भेजा जाता है विद द स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ठीक होगी बात। और इलेक्ट्रॉन दे रखा तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो Q बराबर E होगा, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के मास की भी यहाँ पे तुम्हें जरूरत पड़ेगी, वो भी दे रखा उन्होंने, M ऑफ E लिख दो इसे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये तो गिवन भी था। अब क्या लिखा है, नॉर्मल टू द फील्ड, जो भी हमारे पास जो किसकी बात कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली मूवमेंट कर रहा है। उसने लिखा है देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ दिस नॉर्मल टू द फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उस इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया गया, एंटर कराया गया है। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। तो पहले क्या बोल रहा हूं कि हमें एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर क्यों होगा। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, और इस सर्कुलर ऑर्बिट की आपको रेडियस निकालनी है। तो बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे उसने पहले बोला है जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर। सीधी सी बात है, ऐसे लिख दोगे सिंस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। या फिर देखो इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे इज परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। और जब ऐसा हो जाता है, देखो मैंने क्या बोला, देखो मान लो अब मैं इसको 3 एक्सिस बनाता हूं। पहले यहाँ पे एक एक्सिस बनाई, 2 एक्सिस बनाई, 3 एक्सिस बनाई। इसको एक्सिस ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, कोई सी एक्सिस कुछ भी कंसिडर कर लो। अब देखो वी बी के परपेंडिकुलर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है मान लो वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ मान लो या इस तरफ मान लो, बात एक ही है। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। जब भी ऐसा होता है, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, और वो निकलता है FQVB sin थीटा। कौन से फॉर्मूले से निकल जाता है, FQVB
एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से। ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड वी विद द वेलोसिटी वी। मैंने क्या बोला, एक चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से मूवमेंट करे तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इतना लगता है। और इससे और हमने क्या पढ़ा है, अगर हमारे पास क्या है, देखो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल की बात हो रही। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से मूवमेंट करता है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स या फिर लॉरेंज फोर्स इस फॉर्मूले से निकल जाता है। और ये लॉरेंज फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो v और b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, यानी कि v और b की परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या ही है, तो लॉरेंज फोर्स का जो डायरेक्शन होगा एफ एम, जो वो क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। मान लो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, क्योंकि उसने बोला है कि v और b आर परपेंडिकुलर नॉर्मल टू ईच अदर, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, वर्क करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, लॉरेंज फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल पे, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा तो उन दोनों के v और b के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो अगर देखो फोर्स किसके परपेंडिकुलर हो जाए, वेलोसिटी के, देखो फोर्स भी वेलोसिटी के ही परपेंडिकुलर हो गया और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। ये तो तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। मैंने क्या बोला, फोर्स परपेंडिकुलर हो गया किसके, वेलोसिटी के। और जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, किसके परपेंडिकुलर हो जाए, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, लिख दोगे सिंस वी नो, देखो ये तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, इसको अभी अप्लाई करेंगे। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये लिखा, ये लिखा, तो यहाँ पे लिखो सिंस वी नो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देयरफॉर पार्टिकल या फिर चार्ज पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। आपको साफ साफ लिखना है, अगर क्या कहते हैं फोर्स जो है वो क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ जाए, फोर्स अगर कहीं पे भी किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट में फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ जाए तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। अब बात आ गई एफ एम बराबर क्यू वी साइन थीटा, ये तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है किस पे, वो चार्ज पार्टिकल पे। अभी जो साइन थीटा वो क्या है, देखो ये थीटा क्या है, ये वी और बी के बीच का एंगल। तो जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू वी बी के बराबर। मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लगेगा कितना लगेगा, क्यू वी बी के बराबर, क्योंकि थीटा तो 90 है, वी और बी के बीच का एंगल 90 है, तो एफ एम बराबर क्यू वी बी हो जाएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करने के लिए चार्ज पार्टिकल को एक किसकी जरूरत पड़ेगी, सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो सेंटीमीटर फोर्स कहां से मिलेगा उसे, इस मैग्नेटिक फोर्स से ही मिल जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी हमें, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। तो हम इस एफसी की जगह क्या रख देंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया और किससे मिल गया, ये क्यू वी बी से। हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आर बराबर क्या निकल के आएगा आपका, एम वी, सीधी सी बात है, देखो एम वी अपॉन क्यू वी, इस तरीके से यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, आर की वैल्यू निकल के आ रही है एम इंटू वी अपॉन क्यू इंटू वी। और सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। देखो एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और बी की जगह रख देंगे हम जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है, जो हमने शुरू में दिया था कि 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये निकल के हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब आप इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का काम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको कैलकुलेशन करनी है आपको और रेडियस का वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस का वैल्यू आराम से निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हो 4.2 सेंटीमीटर। तो देखो ये था हमारे पास क्वेश्चन। देखो यहाँ पे केवल इस ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा है अजीब, कौन सा, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो सीधे से उसने दे रखा है जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर है, और अगर वो उसके परपेंडिकुलर है तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे वो वी और बी के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि जेड डायरेक्शन में लग जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा हो जाता है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी देन पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट जिसकी भी हम बात कर रहे हैं विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल तभी मूवमेंट करेगा जब क्या कहते हैं वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस मैग्नेटिक फोर्स से यहाँ पे क्या हो जाता है, उसे प्राप्त हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन को, इसलिए सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ से हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी निकाल दी 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो ध्यान रखना ये 5 न्यूमेरिकल हमने करे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये जो हमारे पास ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है देखो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला कहाँ के लिए था, देखो ये फॉर्मूले सब अलग अलग हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा। अगर हमारे पास एक क्या है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया, उसमें आई करंट फ्लो हो रही तो उस पर इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल क्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से, मैंने बोला अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यू है मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जिसे हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू।